आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मशरिक़ वस्ता की जनूबी एशिया की सूरत इंतहाई ख़राब है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में झड़पें चल रही हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को असैसिनेट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने यह दावा किया था उनकी असैसिनेशन का कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, लेकिन कोई तस्दीक या तरदीद ईरान से नहीं आ रही थी। लेकिन बिलाखिर अभी तस्दीक आ गई है और ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने भी कह दिया, वहाँ के अब ऑफिशियल्स भी बता रहे हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जो है वो शहीद हो गए हैं अमेरिका और इसराइल के हमले में। लगभग 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गया इनको हदफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये टारगेट थे अपने मुल्क के दुश्मनों के और हमेशा ये हमलों से बचते चले आ रहे थे। लेकिन अब आयतुल्लाह ख़ामनेई नहीं रहे। उनकी जो आखिरी पोस्ट है वो बड़ी पावरफुल थी और उसमें उन्होंने बनाम नाम हैदर ये उस पर लिखा था और एक तलवार है गोल्डन कलर की और अल-जुल्फ़िकार है, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब तलवार, और उसके साथ मिसाइल्स हैं ईरान के जो बरस रहे हैं और बड़ी पावरफुल पिक्चर थी। और उसके साथ उन्होंने जो शेर लिखा उसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि फ़िरौन से कह दो मूसा दरियाए नील पर आ रहे हैं और अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ इसराइल आ रहे हैं। ये जनाब उस शेर का मतलब था। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और यानी इस खित्ते के अंदर सबसे पुराना इक़्तिदार, सबसे ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाली शख्सियत हैं और इनका बड़ा असर रसूख था ईरान में, पूरे रीजन में। और ये ख़बर ये इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं होगी, इसके बड़े असरात होंगे ना सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में इसके असरात होंगे। आप बहुत बड़े बड़े इज्तिमा देखेंगे, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे देखेंगे, ना सिर्फ ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर, यमन के अंदर, आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे होते हुए दिखाई देंगे। दुनिया भर के मुल्कों में होगा। और ये क्योंकि एक रूहानी लीडर थे और ईरान को ये कंट्रोल करते थे और पूरा निज़ाम जो है वो इनके ज़रिए से चलता था और इनका एक अपना ख़ुदकार तरीका भी है कि जानशीन कैसे मुकर्रर हो जाता है। अगर कोई सुप्रीम लीडर ना रहे, उनका इंतकाल हो जाए या उनकी शहादत हो जाए, तो अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ईरान के ऊपर भी कि उन्हें सब्र करना पड़ेगा और ईरान को रिटेलिएट करता रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के पास टाइम बहुत कम है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि अमेरिकन जो हैं वो कहाँ फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा अगर उन्हें रजीम चेंज करना है या अपने दूसरे अहदाफ हासिल करने हैं। इन अहदाफ के बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन अब जो है वो ये तस्दीक हो चुकी है आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की, और ये तस्दीक की गई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये कहा कि और उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट लिख कर ये कहा आयतुल्लाह ख़ामनेई के बारे में कि वो शहीद हो गए हैं, असैसिनेट कर दिया गया है। और उसके बाद नेतन्याहू ने भी एक ट्वीट के अंदर कहा और बाकी लोगों ने भी कहा। तो पाकिस्तान के मीडिया पे नेतन्याहू को तो दिखाया जा रहा है, इमरान खान साहब को नहीं दिखाया जा सकता। ये प्रॉब्लम तो हमारे चलते रहेंगे। ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और लगातार ईरान के शहरों के ऊपर आग बरस रही है। चाहे पाकिस्तान का मीडिया है चाहे इंटरनेशनल मीडिया है, वो ज़्यादातर ये दिखा रहे हैं कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं और कहाँ कहाँ पे नुकसान कर रहे हैं, जबकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उसे बहुत कम रिपोर्ट किया जा रहा है। यानी ज़्यादा मिसाइल और तबाही ईरान के अंदर हुई है, ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान के ऊपर हुई हैं। ईरान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, तो बहुत बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं, लेकिन वो अटैक उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया हो या आलमी मीडिया हो, उन्हें इसराइल से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं और बाकी ममालिक से ज़्यादा खबरें मिल रही हैं, और ईरान में उनके खबरों के लिए सोर्सेज बहुत कम है, वहाँ से उन्हें खबरें नहीं मिल रही। ईरान में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, उनमें एक बहुत बड़ा वाक़या जो है बच्चियों के स्कूल के ऊपर जो एक हमला हुआ, बड़ा खौफनाक। उसमें अब तक की इतला के मुताबिक कुछ आदादोशुमार ये बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा बच्चियाँ शहीद हो गई हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि 86 बच्चियाँ शहीद हुई हैं, कुछ 50 के करीब बता रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा और हौलनाक वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये इसका जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका और इसराइल के ऊपर आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने मिलकर ये अटैक किया है। ईरान ने बड़ी तेज़ी से हमले किए हैं बहुत सारी जगहों पे। यूएई और बहरीन के अंदर ज़्यादा अटैक किए गए हैं, सऊदी अरब में भी हुआ, उर्दन में भी हुआ, कतर में भी हुआ। इन जगहों पे जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे अटैक किया गया ईरान की जानिब से
और काफ़ी मिसाइल दागे गए। लेकिन जो ज़्यादा हमला हुआ है, कुवैत के अंदर भी हमला हुआ, लेकिन ज़्यादा जो हमला हुआ वो दो मुल्कों के अंदर। एक बहरीन में, जहाँ पे अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है, वहाँ पे उस एरिया में बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, बहरीन के अंदर जो फैसिलिटी है अमेरिका के पास। और दूसरा यूएई में बहुत ज़्यादा अटैक हुए, और यूएई में कई बम ऐसी जगहों पे जाकर लगे हैं जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वहाँ पे रहते हैं, यानी रिहायशी इलाकों में भी बम लगे हैं जाके। एक बहुत बड़ा होटल है, उसके जलने के मनाज़र नज़र आ रहे थे। फिर जब ये पता चला कि यहाँ से कुछ फ़्लाइटें निकलने वाली हैं दुबई से और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर एयरपोर्ट के ऊपर भी ड्रोन हमला हुआ। फिर इसी तरह बहरीन में भी एयरपोर्ट के ऊपर एक ड्रोन हमला हुआ। तो ईरान जो है वो बड़ा अग्रेसिवली आया। ये एकदम ये तवक्को कोई नहीं कर रहा था कि ईरान इतना अग्रेसिवली आएगा, इतने जारहाना अंदाज में ईरान जवाब देगा, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमेरिका के लिए ना एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई को बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा, और ये दिखाई भी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी में शिरकत की, वहाँ से भी वीडियोज़ आई और ऐसा शो किया गया जैसे उन्हें कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये विजुअल्स क्रिएट किए गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि ये काम उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ईरान के साथ इस लड़ाई को तूल नहीं दिया जा सकता। देखिए, दो बड़े अहदाफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। पहला हदफ तो यह है कि ईरान में रजीम चेंज हो जाए, लेकिन ये रजीम चेंज वो ज़मीन पर उतरे बगैर करना चाहते हैं। यानी अगर ईरान की सरजमीन पे कोई फ़ौजी बाहर से आएंगे तो ईरान की सारी जो अवाम है वही फ़ौज बन जाएगी, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, और एक ऐसी दलदल में आने वाली फ़ौज फंस जाएगी जिससे वो कई दहाइयों तक नहीं निकलेगी या कई सालों तक नहीं निकलेगी। लिहाजा वो ज़मीन पर उतरे बगैर ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाहते हैं। क्या रज़ा पहलवी या उनके लोग इतने मकबूल हैं ईरान के अंदर? तो उसका जवाब है कि नहीं। चलें, अगर आप ये भी कहें कि आयतुल्लाह ख़मीनी के या उनका जो इक़्तिदार है उसके लोग बहुत सारे मुखालिफ हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन के लोग हैं या जो इसराइल के करीबी लोग हैं, रज़ा पहलवी वगैरह जो है, उनके भी कोई इतनी बड़ी फॉलोइंग नहीं है ईरान के अंदर। तो एक बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। और अगर कुछ अहदाफ हासिल कर भी लिए गए और रजीम तब्दील ना हुआ तो अमेरिका ने फिर क्या हासिल किया? तो उन्हें बहुत जल्दी करना पड़ेगा, उनके पास वक्त कम है, क्योंकि ईरान ने आबनाए हरमज़ जो है उसको बंद कर दिया है। यहां से दुनिया का 20% पेट्रोल जाता है, और ये एक बहुत बड़ा झटका लगेगा पूरी दुनिया को। दूसरा, ईरान ने जिस किस्म का अटैक किया है मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक पे, यानी यूएई की मार्केट बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। यूएई का जो सारा कारोबार है जिसपे वो बहुत पैसा बनाते हैं वो टूरिज्म का है और उनका रियल स्टेट का कारोबार है। ये अब कीमतें एकदम नीचे गिरेंगी। मंडे को अमेरिका में जब मार्केट खुलेगी और जब दोबारा पूरी दुनिया बैठेगी, शेयर ऊपर नीचे होंगे, तो पता चलेगा कि दुनिया कहाँ खड़ी है, स्टॉक मार्केट कहाँ खड़ी है। ये आपको पता चलेगा मंडे को, और इसको मसनूई तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ये अमेरिका की मार्केट है, तो अब मंडे वाले दिन ये पता चलेगा। आलमी सतह पे तेल की कीमतें कहाँ पे जाएंगी ये भी आपको पता चलेगा। तो इसको जल्दी कंक्लूड करना है अमेरिका ने। उसको बहुत प्रॉब्लम है कि ये रजीम चेंज अगर करना है तो ये चंद दिन के अंदर अंदर उन्हें करना है। ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा तो बाकी ममालिक बीच में आएंगे। रशिया और चाइना पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया लेकिन गोल मोल दिया, आगे चल के आपको मैं बताता हूं। तो अमेरिका को फौरी तौर पे करना पड़ेगा जो भी करना है, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता। तो उनको जल्दी अपने अहदाफ हासिल करने, और वो दिखाई नहीं दे रहा। ईरान को सिर्फ सब्र करना है और रिटेलिएट करते रहना है। अगर ईरान ये टाइम गुजार गया और दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए तो फिर ईरान की पोजीशन कुछ और होगी, वैसी नहीं होगी जैसी इस वक्त है। इनकी पोजीशन फिर बदल जाएगी, क्योंकि जंग के बाद जो है सूरत हाल कुछ और होती है। फिर बहुत सारे और फरीकैन भी बीच में बैठ जाते हैं, तो ईरान एक विक्टिम के तौर पे भी सामने आ सकता है। दूसरा हदफ जो अमेरिका का है वो ईरान की दिफाई सलाहियत, खास तौर पे जो उनकी मिसाइल की सलाहियत है उसको ख़त्म करना। अब चाहे वो किसी भी तरीके से करें, उनको तबाह करें, ईरान के साथ मुज़ाकरात करके करें या कुछ भी करके करें, उन्हें यह ख़त्म करना है। अब ये अहदाफ कैसे हासिल किए जा सकते हैं? ईरान अब कभी भी अपने हथियारों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही उसकी लाइफ लाइन है। ईरान को यह समझ आ गई है कि अगर ये मिसाइल भी उसके पास ना होते तो वो किसी को भी जवाब ना दे सकता। तो खित्ते के ममालिक के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, पूरे खित्ते को आग के अंदर झोंक दिया गया है, और ना ही ईरान के लिए अच्छी खबर है। और अमेरिका को ये जो कुछ भी करना है वो बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और जंग के अंदर आपको पता है सही खबरें आ नहीं रही होती, तो हम कोई भी बात जो आपको करेंगे
ख़ास तौर पे बड़े वाक़यात के हवाले से, बड़ी शख्सियात के हवाले से उनकी तस्दीक जब तक सरकारी सतह पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। यानी अगर ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ी शख्सियत शहीद हो गई है तो फिर ईरान उसकी कन्फर्मेशन करेगा तो आपको पता चलेगा, और ईरान इतनी जल्दी करेगा नहीं। वो जब तक के मुतबादिल बंदोबस्त नहीं करेगा तब तक वो कोई कन्फर्मेशन नहीं देगा, ऐसा दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि आयतुल्लाह ख़मीनी के कुछ अजीज़, उनके एक बेटे के बारे में इत्तला आई, उनकी बहू के बारे में इत्तला आई, उनके एक दामाद के बारे में इत्तला आई कि वो शहीद हो गए, और जब कंपाउंड के ऊपर अटैक किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, थोड़ा सा पाकिस्तान की जानिब आएँ तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने बताया जी उनकी बात हुई अमीर कतर से, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान यूएई के जो सरबराह हैं, हुक्मरान हैं, उनसे भी बात हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने इनका नाम लिया, इनसे बात की, लेकिन ईरान के हुक्मरानों से शहबाज शरीफ साहब ने बात नहीं की, नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहीं पे भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये जंग अमेरिका ने शुरू की है, एक जगह पे उन्होंने इसराइल का नाम लिया, और उन्होंने ईरान की भी मजम्मत की कि ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर क्यों मिसाइल दागे जहाँ पे अमरीकी अड्डे मौजूद थे। तो ये तो ऑब्वियस था, जहाँ पे अमरीकी अड्डे होंगे वो वहीं पे जवाब देंगे। यानी अगर दो घर आमने सामने हैं, मेरे घर के ऊपर कोई पत्थर फेंकता है सामने वाले घर से, और वो उनके घर के अंदर आया हुआ बंदा, तो सामने वाले से मेरे जितने मर्जी अच्छे ताल्लुकात हों, मैं उसको दो बातें ही कह सकता हूँ, या तो इसको बाहर निकालो, तो या मुझे इजाज़त दो मैं इसको मारूं। यानी मेरे पास तो तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है ना, या तो इसको बाहर निकाल लें तो या मैं इसको मारूंगा। तो वो ये वाली सूरत हाल बनी हुई, मैं सादा करके आपको समझा दिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक तो ईरानी क़यादत से बातचीत नहीं की, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ लिखा, और अमरीकी सदर को शहबाज शरीफ साहब सेवियर कहते हैं जनूबी एशिया का। इसके ऊपर भी मैंने एक सर्वे करवाया। ये नाज़रीन ज़रा सर्वे आप देखें, आप सर्वे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी कैसे सोचते हैं और शहबाज शरीफ कैसे सोचते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था, पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा उसके ऊपर हमने एक सवाल करवाया अवामी सर्वे। डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज है, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। क्या आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस दावे को दुरुस्त समझते हैं? हाँ के लिए या यस के लिए 1 लिखें, और नहीं के लिए या नो के लिए 2 लिखें। तो पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर वोटिंग की, और इसमें जो वाज़े जवाब आए वो 87.3% है, और जिन लोगों ने खाली बहस की वो 12.7% है। अब आ जाए जिन लोगों ने वाज़े जवाब दिए उनकी परसेंटेज क्या है। 98.2%, यानी 98.2% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बयान गलत है, यानी डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज नहीं है, सेवियर नहीं है। और 1.8% लोग शहबाज शरीफ के इस दावे के हामी हैं, और वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जनूबी एशिया का मुहाफिज है। 2% से भी कम लोग शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट के साथ खड़े हैं, और 98.2% लोग पाकिस्तानी शहबाज शरीफ के बयान के खिलाफ खड़े हैं। ये है नादरीन सूरत हाल। अब दुनिया के ऊपर असरात क्या होने जा रहे हैं देखें। इस पे ईरान ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, हालांकि पाकिस्तान ने गोल मोल स्टेटमेंट दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी नाम नहीं लिया पाकिस्तान ने इसराइल का, अमेरिका का, और बगैर नाम लिए पाकिस्तान ने मजम्मतें की हैं। ईरान के ऊपर अटैक की भी और खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक की भी मजम्मतें की हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुलकर वो स्टेटमेंट उस तरह से नहीं दिया। जितने भी तज्जियाकार हैं उन सबका ये मानना है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी आएगी और पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाएगा। देखें ना, ईरान के अंदर अगर नया रजीम आ जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बढ़ जाएगा। फिर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के पहले ही हालात ख़राब हैं, इंडिया के साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म रहता है, तो पाकिस्तान पे हर तरफ से एक दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान को दबाया जाएगा। और मुसलमान मुल्कों के ना 2 मसले होते हैं सिर्फ हमेशा से, ये बात आप पल्ले बांध लें। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमान मुल्कों के लिए मसाइल बन जाती हैं। नंबर 1, उनके वसाइल, जितने ज़्यादा किसी मुसलमान मुल्क के पास वसाइल होते हैं वो फिर दूसरों की नज़र होती है कि ये वसाइल हमें मिलने चाहिए, जैसा कि इराक के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, उनका सारा तेल निकल गया। अभी वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ। और दूसरा जो मसला होता है वो मुसलमान मुल्कों के हथियार होते हैं, यानी जो भी थोड़ा सा ताकत में ऊपर जा रहा होता है या ज़्यादा होता है उसके साथ किसी दूसरे को या तो लड़वा दिया जाता है या उसके हथियार छीन लिए जाते हैं या तल्फ कर दिए जाते हैं। ईरान के साथ अभी यही हो रहा है, इराक के साथ यही बहाना बनाया गया, और जो अफ़गान तालिबान है उनके साथ भी यही लड़ाई है। पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत है, और इसराइली वज़ीर आज़म एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं, अमेरिकन भी कह चुके हैं कि पाकिस्तानियों के पास एटम बम उन्हें अच्छा नहीं लगता।
वो पाकिस्तान की एटमी सलाहियत ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगली बारी पाकिस्तान की आएगी, अगला असर पाकिस्तान के ऊपर आएगा। क्या ये लड़ाई मजीद फैल सकती है? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। अगर ये लड़ाई लिंगर ऑन करती है तो तीसरी जंग अज़ीम क्या हो सकती है? सोशल मीडिया पे ये बहस चल रही है और बाद लोग जो हैं वो जो जंगों के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उन्हें लगता है कि जंगें होनी चाहिए, तो वो ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी लड़ रहा है। रशिया अपने मकासद के लिए सेंट्रल एशिया में और जिस तरफ वो पहले ही बढ़ रहा है उस तरफ मजीद कार्रवाई कर सकता है। चाइना ताइवान को कंट्रोल कर सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें और खित्ते में और जो तनाज़ात हैं ये अगर बढ़ जाते हैं, सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी एक तनाज़ा पैदा हुआ है। अगर ये तनाज़ात कल को ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ भी जा सकती है। और उसका आगाज़ देखें, किसी भी जंग का आगाज़ एक छोटे से वाक़े से होता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इंसानियत का बहुत बड़ा कत्लेआम हो जाता है ऐसी सूरत में। और जंग कभी भी इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए बेहतर चीज़ नहीं होती, ये हमेशा नुकसान देती है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके इम्कानात हमेशा रहते हैं, लिहाजा जितने बड़े ममालिक और लीडर होते हैं उनको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना होता है। नाज़रीन, अमेरिका के जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़हरान ममदानी, इन्होंने ईरान पर फौजी हमले पर यह कहा कि यह गैर कानूनी और जारहाना अमल है। ये तबाहकुन शिद्दत इख्तियार कर सकता है। शहरों पर बमबारी, शहरियों की हलाकतें, ये नया जंगी महाज खोलना अमरीकी अवाम ये नहीं चाहते। और एक और रजीम चेंज की बजाय महंगाई का खात्मा चाहते हैं अमरीकी अवाम, अमन चाहते हैं अमरीकी अवाम। ये ज़हरान ममदानी ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क के मेयर, और कोई भी अमेरिका में उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, ना उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो ये लिटमस टेस्ट किया जाता है बार बार, दसो जी तुसी किदे हल लो, आप जंग के साथ हैं या नहीं हैं, आप ये करते हैं या नहीं करते, आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते। तो पाकिस्तान में ये किया जाता है। जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार थी कमला हैरिस, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक ऐसी जंग में धकेल रहा है जो अमरीकी अवाम नहीं चाहते। मैं वादे कर दूं कि मैं ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए की जाने वाली जंग की मुखालिफ हूं और हमारे